अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वाहिद एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय कुलराना अली। आज हम ऑनलाइन पेपर 6/2/2023 का लास्ट पोर्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 241 से पेडागोजी के क्वेश्चन से चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई को मैच करना है। बिहेवियरिस्टिक, बी कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। हिंदी की तरफ आते हैं। व्यवहारवादी, रचनावादी, से बहु विषयक उपगम और अंतर विषय उपगम। कॉलम वाई क्या कहता है? समकालित ज्ञान में सहायता करना। सेकंड, सीमित कौशलों और तत्वों का संचय करना। विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं और अधिगम करता है केंद्रित और प्रोत्साहक होते हैं। तो व्यवहारवाद, चलो अभी इसको मैच करते हैं। व्यवहारवाद की मैच होंगी सीमित कौशल, मतलब एक सेकंड। अभी हमको ऑप्शन में देखना है एक और सेकंड कहाँ पर है। जहाँ पर एक और सेकंड होगा हम वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरस्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? पुरस्थल किसको बोलते हैं? पुरस्थल मीन साइट्स, वो जगह है जहाँ से हमें पुरानी जगहों के बारे में हमें कुछ निशान मिले हैं, जिनके बारे में हम पहले ही थ्योरी में इसको पढ़ चुके हैं। वो जगह होती है जहाँ पर हमें औजार, बर्तन, इमारतें जैसे सामान के अवशेष मिले हैं। यहाँ ये इतिहास में पुरस्थल की सही पहचान को बताता है। प्राचीन भारत इतिहास की ज़्यादातर सामग्री जो सामान का है उसको समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे तीन पार्टों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। सेकंड पार्ट प्रोटो हिस्टोनिक फर्स्ट पार्ट है इसका प्रो हिस्टोरिक, एकदम शुरुआती दौर, प्री हिस्टोरिक टाइम। सेकंड है प्रो हिस्टोरिक टाइम, जिसको अपन मध्यकाल बोलते हैं। एंड थर्ड है हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक टाइम्स या पीरियड वो होता है जिसमें इतिहास पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब लिखित कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। चलिए हम हमारे ऑप्शन की तरफ आते हैं। क्या बोलता है पुरस्थल के बारे में? वो जगह जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था
या वो स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होंगी? मतलब एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट के साथ में माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करना चाहती है, तो आप उसके लिए वो क्या करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी। सेकंड, NSS data on employment of minorities. Third, a feature film having a minority character. या last, presentation on people daily activities in a minority dominated areas. चार्ट से तो नहीं दिखाएंगे, और NS डाटा से भी इसको नहीं दिखा पाएंगे। द फीचर फिल्म से बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमको डेली रियल लाइफ से और डेली से जोड़ना है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। जैसे माइनॉरिटी के या अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होंगी, जिस पर एक शिक्षक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी के जीवन और उनका एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करना चाहती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी माइनॉरिटी कम्युनिटी क्लासेस से रिलेटेड में चर्च की गई है। आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करना, सुरक्षा से संबंधित अधिकार उल्लेखित है। और आर्टिकल 30 में भी माइनॉरिटी के बारे में है। आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थानों जो तालीमी इदारों है की स्थापना और प्रशासन उनको बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार प्रदान किया गया है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 30 में और आर्टिकल 29 में उनकी संरक्षण है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, और आर्टिकल 30 में उनके शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति पर आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे एक टीचर है जो एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को किस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर इशू पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे? अशोक पिलर इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं, या टैक्स पॉलिसी, टैक्स ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। हमको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, भेदभाव के बारे में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नैरेटिव ऑफ अंबेडकर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभव की कहानियाँ। जैसे BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों की जो स्टोरीज़ है, स्टोरीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम स्टूडेंट को कास्ट बेस आधारित जो भेदभाव होते हैं, भेदभाव के मुद्दे का तारुफ कराते हैं, इंट्रो कराने के लिए हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। अंबेडकर ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम जातिगत भेदभाव
कहते हैं को दूर करने के लिए 1936 में 1936 में एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट नाम की एक बुक लिखी थी। एलिनेशन ऑफ कास्ट नाम की इनकी बुक लिखी हुई है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर 1936 में। एक ऐतिहासिक की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री के इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? एक हिस्ट्री की टीचर है जो मौर्य एम्पायर का चैप्टर पढ़ा रही है, तो उसके लिए वो कौन से टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगी? कॉम्परेटिव टाइमलाइन, तुलनात्मक, तो ये होगा ही नहीं, तुलनात्मक नहीं होगा। लाइन ग्राफ, ये भी नहीं होगा। प्रोग्रेसिव टाइमलाइन, प्रगतिशील समय रेखा, ये इसका राइट आंसर होगा। कैसे? एक इतिहास की जो अध्यापिका होती है, एक टीचर जो इतिहास की टीचर है, वो मौर्य राजवंश का उदय के बारे में बता रही है, जो उनकी शुरुआत की दौर है, जो किस तरह से उन्होंने अपना प्रशासन को चलाया था, विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उसे प्रगतिशील समय रेखा, जिसको हम प्रोग्रेसिव टाइमलाइन भी कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड का प्रयोग करती हैं या प्रयोग करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। प्रोग्रेसिव टाइमलाइन भारत इंडियन हिस्ट्री की एक टाइमलाइन है, जिसमें इंडिया और उसके प्रीवियस स्टेट में महत्वपूर्ण कानूनी और रीजनल चेंज, जो क्षेत्रीय परिवर्तन हुए थे, उसकी राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। ये हमारे प्रोग्रेसिव टाइमलाइन में इतना सब हम उसको टाइम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्री टू टीच अबाउट डाइवर्सिटी इज रिलेवेंट इफ द टीचर यूजेस इट फॉर। विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वितंचित्र प्रोसेसिंग है, अगर शिक्षक इसका प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? टीचर। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इन एन अनफेमिलियर जियोग्राफिकल स्पेसेस, कीपिंग स्टूडेंट्स इंटर्ड, विद्यार्थी के मनोरंजन के लिए। ये तो नहीं होगा। हमें क्या बताना है? उनकी विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चूज द वेरिड वेज इन विच अदर्स लिव देयर लिव्स, अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं और उन अजीब से तरीके को दिखाना। ये भी नहीं होगा। ब्रेकिंग मोनोरिटी ऑफ लेक्चर, व्याख्यान विधि की एक रास्ते को भंग करना। ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए परफेक्ट राइट ऑप्शन है। प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एन अनफेमिलियर जियोग्राफिकल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने स्टूडेंट्स को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि का क्या फ़ायदा होगा? मतलब फील्ड विजिट का क्या फ़ायदा होगा जब एक टीचर, सोशल साइंस टीचर, अपने बच्चों को, अपने क्लास के स्टूडेंट्स को पंचायत के ऑफिस में ले जाती है, विजिट कराती है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना, राइट, ये उन्हें जानकारी मिल रही है। इफेक्ट मीन्स ऑफ सप्लीमेंट्री टॉपिक्स, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभाव तरीका, ये भी सही है। एंड
लिंक्स स्कूल लाइफ विद द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। स्कूली जीवन का समुदाय जीवन से संपर्क स्थापित करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? डेवलप प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क और टू रिकॉर्ड इवेंट्स एंड डेवलपमेंट, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना, ये गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन तीनों राइट थे, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी किस ऑप्शन में है? बी में। नेक्स्ट, which of the following teacher strategy is best suited to teach gender sensitization? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संविधिकरण को बढ़ाने के लिए एक सर्वोत्तम है? डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर और क्वेश्चनरीज। प्रदर्शन नहीं होगा, लेक्चर भी नहीं होगा, क्वेश्चनरी भी नहीं होगा, डिस्कशन होगा। राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है, सबसे फायदेमंद है? विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत कराना, मतलब स्टूडेंट्स से ऐसी इंफॉर्मेशन को सही कराने के लिए कहना जो सही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकती, प्रेशर डाल रहे हैं आप उन पर। मेकिंग स्टूडेंट टू एक्सेप्ट ऑल द ओपिनियंस ऑफ द टीचर, विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत कराना, ये भी नहीं होगा। असिस्टिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज बेसेस, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, यहाँ पर ये राइट, टीचर हेल्प कर रहा है स्टूडेंट की, ये हमारा राइट आंसर है। इनमें से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों के प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? वाद विवाद, परिचय, क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क या प्रोजेक्ट वर्क? डिबेट। वाद विवाद मतलब वाद विवाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तर्क बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। वाद विवाद जिसे हम डिबेट कहते हैं, ये बहस भी हम इसे कहते हैं, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद डिबेट में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थित अपना तर्क, अपनी सोच को बताते हैं, तर्क रखते हैं और दूसरे के कथनों का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके विषय हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? किस बारे में? शैलों की विशेषताओं के बारे में। हमें सबसे पॉजिटिव आंसर को सिलेक्ट करना है। पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना और उस पर चर्चा करना। क्या बोल रहा है? शैलों के बारे में पूछ रहा है, तो पृथ्वी वाला तो पहले ही हट जाएंगे, अर्थ लेयर वाला हमको शैलों के बारे में पता करना है। एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग all the features of rocks given in the
टेक्स्ट बुक्स का हट जाएगा। द आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्यू सैम्पल्स ऑफ रॉक्स अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग। शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाले शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना। चलिए, उससे कुछ ये थोड़ा बेस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लास्ट ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना और उनका प्रयोग, इन शैलों की विशेषताओं को पहचानना और तुलना करना, यही हमारा राइट आंसर होगा। भारत के तटीय स्थलीय रूप, जिसे हम कोस्टल लैंडफॉर्म कहते हैं, पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकती है। अगर से एक टीचर है जो कोस्टल लैंडफॉर्म को पढ़ा रही है, अब वो क्लास में राजस्थान के इशू पर किस तरह से बताएंगी भारत के तटीय स्तर में। तो बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्नर, छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में। प्रोवाइडिंग प्रिंट रिसोर्सेज, प्रकाशित सामग्री को उपलब्ध कराने में। छात्रों के मूल्यांकन में, या कंप्लीटिंग द सिलेबस इन द टाइम, ये तो नहीं होगा। छात्रों के मूल्यांकन में भी नहीं होगा। अब दो में से हमको एक सिलेक्ट करना है। प्रोवाइडिंग प्रिंट रिसोर्सेज, प्रकाशित सामग्री को उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्नर, छात्रों के लिए संदर्भ बनाना। अब भारत का जो कोस्टल लैंड फॉर्म है उसको पढ़ाते हुए राजस्थान की जो टीचर्स है वो स्टूडेंट के लिए उसको एक बेहतरीन किस तरह से संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकती हैं। कुछ शैक्षणिक समस्या इस प्रकार होती है, जैसे शिक्षा प्रणाली में समावेश नहीं होता। नहीं होता। सेकंड पार्ट है हमारा पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी, स्कूली स्तर के अखंडों की अविश्वसनीयता, शासन गुणवत्ता में कमी, शिक्षण प्रबंध, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंध के स्तर में कमी, इन सभी कमियों से होता है। नेक्स्ट पटाचार में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं, कौन से मुश्किलें होती हैं। बाधाएं मीन्स रुकावटें, कौन सी रुकावट होती है। विद्यार्थियों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, तब एक्सिस्टिंग पेडागोजिकल प्रैक्टिस इन स्कूल, ये हो सकती है। अच्छा प्रदर्शन और उच्च अंक प्राप्त करना कहीं से भी राइट नहीं होती, इसलिए रुकावट है ये, तो ये भी हो सकती है। ए एंड बी, लैक ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरीज एंड स्किल्स बिल्डिंग्स, ये एक पॉजिटिव आंसर है। और हमको बाधा है रुकावट पूछना है, रुकावट पूछा है क्वेश्चन में, तो हम ए एंड बी
इसको करेक्ट मानेंगे। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के चर्च के लिए निम्न सूत्रों का उल्लेख किया जा सकता है। अ डिस्कशन ऑन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया with elementary school students could refer to sources like the सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र लेना लेटर्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेलुलर जेल्स, केव पेंटिंग्स जिसको हम रॉक पेंटिंग्स भी कहते हैं, या शैल चित्रकला, वर्सेस ऑफ कबीर के दोहे या अशोक पिलर्स। किसके बारे में पूछा हमको उसने? एकदम हमको प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों में बताना है किसका? राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको लेटर्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड कहाँ का? जेल का। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट मेथड का। विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के डिमांड में संलग्न करना मतलब उनको इंगेज करना। तो ये तो कहीं से भी राइट ऑप्शन नहीं हुआ। सेविंग टीचर टाइम इन क्लास, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, ये भी नहीं होगा आंसर। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ टीचर का बर्डन नहीं, हमको स्टूडेंट का बर्डन कम करना होता है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन रियल लाइफ, जहाँ रियल लाइफ नज़र आ जाए ऑप्शन में वही आपका राइट ऑप्शन होता है। रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। नेक्स्ट, which cognitive process is assessed in the question what are the silent features of the Indian Constitution? प्रश्न में कौन सी गणितमिक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? रिकॉल है, स्मरण है। अब इसके स्मरण की महत्वपूर्ण जो रिकॉल है, रिकॉल की मेन विधि क्या होंगी? खंड विधि, प्रगतिशील विधि भी इसी में आएंगी। क्रिया विधि करके सीखना बोलते हैं हम जिसे, तो पूर्ण विधि और मिश्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप असेसमेंट? ग्रुप असेसमेंट का पार्ट नहीं है, वो बताना है हमको कौन सा नहीं है। निबंध में से कौन सा कार्यान्वित समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? सब मतलब डिस्कशन को, जिससे हम दो लोग या एक से ज़्यादा लोग बातचीत कर सकते हैं। डिबेट है, सेमिनार भी है, टर्म एंड एग्जामिनेशन ये नहीं है, क्लास डिस्कशन भी है। तो हमारे को क्या पूछा, उसने बोला है नहीं है बताना है, तो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, पहले नहीं पर हमको देख लेना है कि नहीं है वाला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। इट कैटर्स ओनली टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, ये विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। केवल आ गया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक टीचर
क्लास में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछती है, कुछ सवाल करती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है। असेसमेंट्स फॉर प्री कॉन्सेप्ट या समेटिव असेसमेंट, योगात्मिक आकलन, डायग्नोस्टिक या फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक में बच्चों की गलतियों को पता लगाया जाता है। फॉर्मेटिव साल के बीच में होता है। समेटिव साल के आखिर में असेस किया जाता है। एंड प्री कॉन्सेप्ट बोल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। पूर्व आधारण का आकलन करना, क्या बच्चा उसके बारे में कितना जानता है, इसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। अ वेल डिज़ाइन पोर्टफोलियो शुड बी, क्यों? पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। चलिए ये तो सही है, क्योंकि सिस्टमेटिक होना चाहिए। रिफ्लेक्ट असेसमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी होना चाहिए। एसिमुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी होना चाहिए। तो तीनों भी आंसर राइट है, ऑप्शन डी। यही हमारा पेपर 6/2/2023 वाला पूरा पेपर ख़त्म होता है। पहले वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ा है, और लास्ट के 20 क्वेश्चन में आज के वीडियो में हमने पूरी पेडागोजी को पढ़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर से आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो लिंक दी हुई है, आप इसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। अगर से किसी को कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं।